हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने एक उदाहरण जो है वो सोल्व किया था जिसमें पृथ्वी जो है उसकी धारिता हमने निकाली थी और पृथ्वी जो एक गोलीय चालक मान करके जो धारिता निकाली गई थी उसकी धारिता 711 माइक्रोफैरड प्राप्त हुई थी, जो कि 1 फैरड से बहुत कम है। तो इस आंकिक प्रश्न से ये बात सोल्व हो जाती है कि धारिता का जो मात्रक फैरड है वो बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल से इस बात को जो है वो बता सकते हैं कि 1 फैरड बहुत बड़ा मात्रक है। तो एग्जाम्पल है 4.2 एग्जाम्पल उदाहरण 4.2। उदाहरण एग्जाम्पल 4.2 क्या कहता है ये उदाहरण? क्या 1 फैरड धारिता की गोलीय चालक की त्रिज्या क्या होगी और क्या इसे हम किसी अलमारी में रख सकते हैं? तो दिया है गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता कितनी है? ये गोलीय चालक की धारिता C बराबर 1 फैरड। ठीक है, हमें निकालनी है उसकी त्रिज्या R क्या होगी, और फिर इस त्रिज्या से हमें यह पता करना है कि क्या इसे हम किसी अलमारी में रख सकते हैं। तो हल कैसे करेंगे? सॉल्यूशन। धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और R निकालोगी तो R बराबर C बटे में कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं C अपॉन में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्या लिख सकते हैं क्या मैथमेटिकली? ये लिखा जा सकता है क्या, बताइए? तो C इंटू में इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं C इंटू में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में C। लेकिन ये हो गई के, तो R इक्वल के सी, के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो फिर R निकालेंगे तो R इक्वल मान रखें के का मान 9 गुणा 10 की घात 9, C का मान 1 फैरड। लेकिन ये SI मात्रक में मैंने मान लिखे हैं, इसलिए ये त्रिज्या भी किस में आएगी? SI में ही, और त्रिज्या का मात्रक मीटर। तो 9 गुणा 10 की घात 9 मीटर, अर्थात वो चालक जिसकी धारिता 1 फैरड है, वो गोलीय चालक जिसकी धारिता 1 फैरड है, उसकी त्रिज्या हमें 9 गुणा 10 की घात 9 मीटर प्राप्त होगी। और ये जो हमारे पास में त्रिज्या आई, ये पृथ्वी की जो हमारे पास में त्रिज्या है उससे लगभग 1400 गुना ज्यादा है। तो इसे अलमारी में रखना संभव नहीं है। अतः क्या लिख सकते हैं? गोलीय चालक की त्रिज्या, आता है गोलीय चालक की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1400 गुना है, 1400 गुना है। अतः इसे अलमारी में रखना संभव नहीं है। अतः इसे अलमारी में रखना संभव नहीं है, रखना संभव नहीं है। ठीक, तो इस एग्जाम्पल ने एक बार फिर से इस बात को प्रूव कर दिया है कि देखिए कि 1 फैरड कितना बड़ा मात्रक है। तो अब आप इस आंकिक प्रश्न 4.2 को नोट कर सकते हैं। अब हम एक और उदाहरण पर आते हैं, उदाहरण 4.3। उदाहरण 4.3
क्या कहता है उदाहरण 4.3, एक गोलीय चालक है, एग्जाम्पल 4.3, एक गोलीय चालक है जिसकी वायुमय धारिता 2 पिकोफैरड है। तो गोलीय दिया है गोलीय चालक की वायुमय धारिता, तो मैं सी मान लेता हूं इसको, और ये 2 पिकोफैरड है, 2 पीएफ, 2 पिकोफैरड का मतलब हुआ 2 गुना 10 की घात माइनस 12 फैरड। ठीक है, लेकिन यदि इस किसी माध्यम में रखने पर धारिता जो है वो 12 पिकोफैरड हो जाती है, तो गोलीय चालक की माध्यम में धारिता सी एम बराबर, ये हमारे पास में 12 पीएफ हो जाती है, और 12 पीएफ से मेरा मतलब 12 गुना 10 की घात माइनस 12 फैरड। ठीक है, अब पूछा क्या है कि इस माध्यम का पैरावैद्युतांक क्या होगा। तो माध्यम का पैरावैद्युतांक क्या ज्ञात करना है, एप्सिलॉन आर कितना होगा। ठीक, ये मैथमेटिकल कंडीशन है। सॉल्यूशन क्या कि आपके पास में एप्सिलॉन जो आर होता है पैरावैद्युतांक, ये होता है एप्सिलॉन आर बराबर सी एम अपॉन में सी। अब ये वायुमय धारिता है और ये आपकी जो है माध्यम में है, तो एप्सिलॉन आर बराबर 12 गुना 10 की घात माइनस 12 फैरड अपॉन में 6 गुना 10 2 गुना 10 की घात माइनस 12 फैरड। ये तो कैंसिल आउट, और 2 छिके 12, तो उस माध्यम का पैरावैद्युतांक आपके पास में 6 आ गया। तो देखिए मैंने बताया भी था कि माध्यम में धारिता अधिक होती है, तो यहाँ 12 पिकोफैरड है, और वायु या निर्वात में धारिता जो है आपके पास में कम होती है, तो यहाँ 6 दे रखी है, तो 12 को 6 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, सॉरी 2 दे रखी है, तो 12 को यदि 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से जो है ये एग्जाम्पल हो गया 4.3। अब हम एक और उदाहरण पर आते हैं, इसे आप नोट कीजिएगा। उदाहरण 4.4, एग्जाम्पल 4.4। क्या कहता है ये उदाहरण, देखिएगा कि 2 भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के गोलीय चालक हैं जिनको समान आवेश से आवेशित करने पर इन पर विभवों का अनुपात 1:2 होता है। तो 2 गोलीय चालक हैं। ठीक है, तो प्रथम गोलीय चालक 4.4, प्रथम गोलीय चालक पर आवेश Q1 बराबर Q, द्वितीय गोलीय चालक पर आवेश Q2, ये भी Q के बराबर है। ठीक है, क्योंकि दोनों पर समान आवेश से आवेशित करने पर जो है वो ये आवेश दिया जाता है, लेकिन विभवों का अनुपात प्रथम एवं द्वितीय चालकों पर विभवों का अनुपात, ये आपके पास V1 अनुपात V2 बराबर, हम इसको V1 अनुपात V2 जो है वो 1:2 है। दिस एम्प्लाइज
V1/V2 बराबर भी हम 1/2 लिख सकते हैं। निकालना है कि इनकी धारिताओं का अनुपात क्या होगा। तो प्रथम एवं द्वितीय चालकों की धारिताओं का अनुपात, धारिताओं का अनुपात निकालना है C1/C2, ये कितना होगा। ये हमारे क्वेश्चन की प्रॉब्लम, क्वेश्चन जो है उसकी मैथमेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन करेंगे। हमें पता है कि Q1 बराबर होता है C1V1 प्रथम चालक के लिए, प्रथम गोलीय चालक के लिए, और द्वितीय गोलीय चालक के लिए, द्वितीय गोलीय चालक के लिए Q2 बराबर कितना हो जाएगा C2V2, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। अब हम 1/2 कर दें तो 1/2 क्या आ जाएगा, Q1/Q2 बराबर C1V1/C2V2। ठीक, लेकिन Q1 और Q2 की वैल्यू तो हमें QQ दे रखी है, तो फिर हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, Q1 की जगह भी Q/Q बराबर C1V1V1V2, लेकिन V1/V2 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 1/2। तो फिर मैं यहाँ कितना लिख दूँ, यहाँ C1/C2 इंटू में 1/2 कर दें, ये तो कैंसिल हो जाएगा 1। तो फिर C1/C2 निकालना है तो 2/1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको। ये तुम्हारे पास में उन पी धारिताओं का अनुपात आ गया। तो जब हम गोलीय चालकों को समान आवेश देते हैं और उन पर उत्पन्न हुई विभवों का अनुपात 1/2 होता है, तो फिर उनकी धारिताओं का अनुपात जो है उनके व्युत्क्रम अनुपात में चला जाता है। ये 2/में जो है वो हमारे पास में 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम एग्जाम्पल 4.4 कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे आप नोट कर सकते हैं। आगे हम लेते हैं आर्टिकल है संधारित्र। संधारित्र तो संधारित्र क्या है, देखिए संधारित्र अंग्रेजी में कहते हैं कैपेसिटर। संधारित्र कैपेसिटर, तो सीधी सी बात तो यह है कि यह युक्ति एक आवेश संग्रह करने की युक्ति है या विद्युत ऊर्जा संग्रह करने की युक्ति है, लेकिन हम इसको एक दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। संधारित्र, संधारित्र एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है, ठीक है। हमने देखा था कि हम किसी चालक का आकार बढ़ाते हैं तो उसकी धारिता भी बढ़ती है। तो फिर जिसमें किसी चालक के जिसमें किसी चालक के आकार में, जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आकार में वृद्धि किए बिना स्थिर आवेश पर विभव में कमी करके धारिता बढ़ा सकते हैं। तो फिर आवेश की स्थिर मात्रा पर
विभव में कमी करके धारिता बढ़ाई जा सकती है। धारिता बढ़ाई जा सकती है। तो नोट कीजिएगा कि एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश की स्थिर मात्रा पर विभव में कमी करके धारिता बढ़ाई जा सकती है। ये हमारे पास में जो है वो संधारित्र की परिभाषा है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं संधारित्र विद्युत आवेश व विद्युत ऊर्जा संग्रहित करने की युक्ति है। विद्युत आवेश व विद्युत ऊर्जा संग्रहित करने की युक्ति है। क्लियर? ये तो हुआ आपके पास में जो है वो संधारित्र की परिभाषा। देखेंगे हम किस प्रकार कि आकार में परिवर्तन किए बिना और चालक पर जो है आवेश की मात्रा को नियत रखकर और किस प्रकार विभव में कमी करके हम धारिता बढ़ा सकते हैं। तो फिर ये हमारे पास में जो है वो संधारित्र की परिभाषा हो गई। लेकिन संधारित्र के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वो फैक्ट्स क्या क्या हैं वो हम यहां लिखते हैं। देखिए, संधारित्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य। संधारित्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो पहला तथ्य तो ये है कि संधारित्र के अंदर दो चालक प्लेटें होती हैं जो परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होती हैं और इन्हें जब हम बैटरी या विद्युत स्रोत से संयोजित करते हैं तो एक प्लेट धनाग्र पर एवं दूसरी प्लेट जो है वो ऋणाग्र पर चली जाती है। तो फिर हम ये कह सकते हैं नंबर फर्स्ट, संधारित्र में परस्पर अति निकट दो एक समान आकार एवं आकृति की चालक प्लेटें होती हैं। तो संधारित्र तभी बनेगा कि दो प्लेटें जो है वो एक समान आकार एवं आकृति की, दोनों ही प्लेटें आपके पास में जो हैं वर्गाकार हो सकती हैं, आयताकार हो सकती हैं, वृत्ताकार हो सकती हैं, लेकिन दोनों एक समान आकार एवं आकृति की होनी चाहिए। ठीक है, चालक प्लेटें होती हैं जो आकार में वर्गाकार, वृत्ताकार या कैसी भी हो। तो फिर ये नंबर फर्स्ट। अगले वाला बात क्या है, जब संधारित्र की प्लेटों को
बैटरी या विद्युत स्रोत से, बैटरी या विद्युत स्रोत से संयोजित करते हैं तब एक प्लेट धनाग्र एवं द्वितीय प्लेट ऋणाग्र हो जाती है, ठीक है। तो फिर इसको हम इस तरीके से दिखा दें, एक प्लेट आपके पास में ये है, दूसरी प्लेट ये है, और इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव, यहाँ बैटरी से इसको जोड़ा, ये ऋणाग्र नेगेटिव, ठीक है। यहाँ आपके पास में प्लस क्यू आवेश आ गए, ये माइनस आवेश आ गए, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो एक धनाग्र पर और दूसरी ऋणाग्र पर चली जाएगी। अब हम ये कहें कि आवेश का परिमाण तो क्यू लिया जाएगा, लेकिन कुल आवेश यहां पर दोनों प्लेटों पर 0 होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे। इसका मतलब बैटरी क्या कर रही है, यहां पर बैटरी इससे इलेक्ट्रॉन हटा करके और इसको सौंप रही है, तो इस पर ये प्लेट भी आवेशित हो गई और ये प्लेट भी क्या होगी, आवेशित होगी। तो फिर यदि किसी संधारित्र में आवेश के परिमाण की बात की जाए तब तो हम केवल Q की वैल्यू करेंगे, क्यू लेंगे, क्योंकि प्लस क्यू का परिमाण भी Q है और माइनस क्यू का परिमाण भी Q है। लेकिन यदि संधारित्र की प्लेटों पर कुल आवेश की बात की जाए तो कुल आवेश का मान तो 0 आएगा। तो फिर इसी से रिलेटेड अगले वाले टर्म, संधारित्र पर आवेश का परिमाण प्लस क्यू मॉड माइनस क्यू मॉड बराबर क्यू होता है, ठीक है। लेकिन संधारित्र पर कुल आवेश संधारित्र की प्लेटों पर परिणामी आवेश बराबर प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू 0। तो यदि पूछ लिया जाए कि संधारित्र की प्लेटों पर परिणामी आवेश का मान क्या होता है, तो संधारित्र की प्लेटों पर परिणामी आवेश का जो मान होता है वो 0 होता है। और संधारित्र पर आवेश का परिमाण कितना होता है, तो संधारित्र पर आवेश का परिमाण Q होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपकी स्टडी को थोड़ा कंसेप्ट, उस स्टडी के कंसेप्ट क्लियर होते हैं। संधारित्र तभी बनेगा जब आकार एवं आकृति क्या हो, समान हो। संधारित्र की प्लेटों को बैटरी से जोड़ोगे तो एक क्या बनेगी, धनावेशित एवं दूसरी क्या बनेगी, ऋणावेशित। अब ऐसी स्थिति में संधारित्र पर आवेश का परिमाण क्या लिया जाएगा, वो Q लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट बात पे आते हैं, तो फिर इस पर कुल परिणामी आवेश कितना हो जाएगा, तो इसको हम जोड़ कर देंगे ये योज्यता के नियम से। ये पहले चैप्टर में ये बात आई भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात हमारे पास में क्या आती है, देखिए कि जो संधारित्र है वो प्लेटों के आकार एवं आकृति के आधार पर उसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। वो हमारे पास में क्या, वो गोलीय संधारित्र भी हो सकता है, समांतर प्लेट संधारित्र भी हो सकता है और बेलनाकार संधारित्र भी हो सकता है। तो फिर अगले वाला फैक्ट क्या है, संधारित्र की प्लेटों के आकार एवं आकृति के आधार पर, आकार एवं आकृति के आधार पर संधारित्र को निम्न भागों में बांट सकते हैं,
निम्न भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अब ये भाग हमारे पास में कौन कौन से होंगे? समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र एवं बेलनाकार संधारित्र। तो फिर हम यहाँ ये लिख सकते हैं नंबर फर्स्ट। तो ये चीज आप नोट करते जाइएगा और इसको मैं यहाँ पर आगे लिख रहा हूं। देखिए, नंबर फर्स्ट समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र कैसे दिखा सकते हैं? जैसे ही ये आपके पास में एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है जो इसके समांतर रखी गई है। इसे हमने प्लस आवेश दिया, ये हमने माइनस दिया, इसको मतलब बैटरी को प्लस और माइनस से जोड़ दिया। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। ये प्लेटें आपकी वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार हो सकती है। नंबर दो है आपके पास में गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र, तो गोलीय संधारित्र में क्या है? ये एक चालक गोला है और ये एक दूसरा चालक गोला है, दोनों संकेंद्रीय गोलीय चालक है। इसे हमने प्लस आवेश दिया। ठीक, तो ये आपके पास में माइनस आवेश आ गया। तो फिर ये गोलीय संधारित्र कहलाएंगे। नंबर 3 बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र, तो ये प्लेटों के आकार और आकृति के आधार पर वर्गीकरण चल रहा है। तो फिर इसमें ये हमारे पास में दो समाक्षीय बेलन है, इसे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। तो फिर यहां आपके पास में एक और ये समाक्षीय बेलनाकार चालक है, इसकी सतह के ऊपर माइनस आवेश है। इस तरीके से ये हमारे पास 3 तरह के संधारित्र हो गए। तो रिपीट करता हूं मैं एक बार, कौन कौन सा? समांतर प्लेट संधारित्र जिनमें दो प्लेटें परस्पर समांतर रखी गई हैं। गोलीय संधारित्र जिसमें दो गोलीय चालक, संकेंद्रीय गोलीय चालक अल्प दूरी पर स्थित है, ये भी अल्प दूरी पर स्थित है। और ये आपके पास में बेलनाकार संधारित्र जिसमें दो बेलनाकार चालक परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हैं। तो इस तरीके से प्लेटों के आकार एवं आकृति के आधार पर हम संधारित्र को इन भागों में बांट सकते हैं। लेकिन अगले वाली फैक्ट वाली बात हमारे पास में क्या आती है कि संधारित्र चाहे कैसा भी हो, इसे हम प्रतीकात्मक तौर के ऊपर फिजिक्स में कैसे दर्शाएंगे? तो फिर अगले वाला फैक्ट है, संधारित्र को प्रतीकात्मक रूप में निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। क्यों? चाहे कैसा भी हो। हालांकि आपके सिलेबस में ये दो तरह के संधारित्र हैं, समांतर प्लेट और गोलीय संधारित्र। ये सिलेबस में नहीं है तो हम इन दोनों के बारे में पढ़े भी गए। तो निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। कैसे? एक तो तरीका हमारे पास में ये ए वाला क्या है कि ये दो इस तरीके से समांतर रेखाएं खींची, तो ये आपके पास में हो जाएगा नियत धारिता के का संधारित्र। नियत धारिता का संधारित्र।
लेकिन नंबर 2, एक इस तरीके से भी हम इसको दर्शा सकते हैं कि एक लाइन आपके पास वक्राकार है, तो फिर यह है परिवर्तित धारिता का संधारित्र। परिवर्तित धारिता का संधारित्र। तो प्रतीक के तौर पर हम कैसे लिखेंगे, ये जो है वो इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, दूसरा ये इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। ये आप इसके अंदर एक एरो डाल दीजिए और इस तरीके से दिखा दीजिए। तो पहले वाला जो बताया था मैंने वो भी, और ये भी परिवर्तित धारिता का संधारित्र का प्रतीक चिन्ह हो गया। तो ये आप नोट कर लीजिए, और आज का लेक्चर यहीं तक है। धन्यवाद।